आज हम लोग मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुमत के बारे में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों यह संसद विविध पार्ट 2 है। मैंने आपसे कहा था कि पिछले वीडियो में कि 2-3 वीडियो और लगेंगे, तो वो वीडियो प्लस 2-3 वीडियो और मतलब आगे 1-2 लेक्चर में संसद जो है समाप्त हो जाएगा। और संसद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मित्रों, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपको तमाम समितियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, और तमाम प्रस्ताव देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। और ये जो चार्ट है ये समझ लीजिए एक प्रकार से इससे बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना है। हमने क्या किया है, कुछ विधेयक लिए हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक प्रकार 1, वित्तीय विधेयक प्रकार 2, संविधान संशोधन विधेयक। हमने देखा है कि क्या इससे संबंधित कोई अनुच्छेद है, तो यहाँ पे साधारण विधायक के लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। विधेयक के लिए, धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 है। और वित्तीय विधेयक प्रकार 1 जो है 117(1) में लिखा गया है, और वित्तीय विधेयक प्रकार जो 2 जो है 117(3) में लिखा है। तो आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 117 इतना जानते रहिए। और संविधान संशोधन 368 में है। उसके बाद मित्रों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जान लीजिए। और अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर बताइए, तो आप मान के चलिए कि आपको ये बताना ही पड़ेगा। तो आप यही जो यहाँ पढ़ रहे हैं यही बता दीजिएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति साधारण विधेयक में कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि धन विधेयक में बहुत जरूरी है और वित्तीय विधेयक में जरूरी है, ठीक है, दोनों में। और वित्तीय विधेयक सेकंड में जरूरी नहीं है, इसमें भी जरूरी नहीं है, सिर्फ यही 2 जगह जरूरी थी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ जरूरी है, एक यहाँ जरूरी है। वित्तीय विधेयक प्रथम और धन विधेयक देखिए, वित्तीय विधेयक एक बड़ा दायरा होता है। तो ये अगर मान लीजिए कि हम मान लें कि ये वित्तीय विधेयक है, तो इसमें जो है छोटे दायरे को हम मान के चलेंगे कि ये धन विधेयक है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, पर सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। कैसे? क्योंकि यहाँ साइड वाले जो वित्तीय विधेयक हैं, क्या वो धन विधेयक हैं? नहीं है, सिर्फ इतना ही एरिया जो है क्या है, वित्तीय विधेयक है। तो मतलब धन वाले वित्तीय हो सकते हैं, वित्तीय वाला सभी वित्तीय धन नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं कि शुरुआती सदन क्या होता है। तो साधारण विधेयक तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में शुरू होता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में शुरू होता है। वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में ही शुरू होता है। इन दोनों में भी कोई भी सदन, यहाँ पे लोकसभा फिर कोई भी सदन, ये ध्यान रखना है। मतलब धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में। अब बहुमत प्रकार में यहाँ तक देखिए साधारण है, लेकिन संविधान संशोधन का जहां मामला आएगा, भाई आप अगर साधारण होता तो ऐसे कुछ भी संविधान संशोधन करके लिखते रहिएगा आप। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, विशेष बहुमत है। आगे देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान, यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं करना है, हो सकता है नहीं करना है, तो इसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राज्यसभा की स्थिति, कि मतलब राज्यसभा की क्या स्थिति है, तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर रहती है, लेकिन संयुक्त बैठक में कमजोर हो जाती है। क्योंकि संयुक्त बैठक में क्यों कमजोर होती है? क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन ये रख सकते हैं। मतलब अगर लोकसभा में ही, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही शुरू होता है, देखिए शुरुआती सदन लोकसभा, लोकसभा से गया बिल राज्यसभा के पास, और राज्यसभा क्या करेगा कि इसे बहुत ज़्यादा करेगा, तो 14 दिन अपने पास रख सकता है। और कोई सुझाव देता है राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास वापस भेजता है, तो लोकसभा के ऊपर है कि वह उस सुझाव को माने या खारिज कर दे या उसको पारित मान ले। ये कुछ भी करते हैं तो लोकसभा मान सकती है कि पारित कर दिए राज्यसभा। मतलब राज्यसभा की बहुत ही कमजोर स्थिति होती है धन विधेयक में। यहाँ पे इन सब स्थितियों में ठीक है, बराबर है, लेकिन संयुक्त बैठक में कमजोर, संविधान संशोधन एक ऐसा वो है कि जहाँ पे संयुक्त बैठक होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त बैठक होता ही नहीं है, तो राज्यसभा की स्थिति तो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, फिर आप राज्यसभा में पारित करवाइए, ठीक है। और राष्ट्रपति वीटो, तो चारों विकल्प है, मैंने लिखा हुआ है सामान्यतः तीनों, पिछले वीडियो में भी ये चीज थी। तो सामान्यतः तीनों का क्या अर्थ है कि एक तो आप राष्ट्रपति के पास पहुंचा, भाई कोई विधेयक पारित हुआ, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा के भी पास हो गई, अब ये पहुंची राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा
कि उसे स्वीकार कर सकता है, मतलब साइन कर देगा और वो बन जाएगा एक्ट। ठीक है, साइन करने के बाद दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है कि कुछ बोलेगा नहीं, तो मान लिया जाएगा कि वो अपने पॉकेट में रख के भूल गया, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, तीसरी स्थिति होती है कि आप ले जाओ इसको, वो देख के दोबारा देखिए, पुनर्विचार कीजिए। चौथी स्थिति क्या हो सकती है कि मंत्रिपरिषद ने खुद ही सलाह दे दिया हो कि देखिए हमने जो आपके पास विधेयक भेजा है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब उसे आप पारित नहीं करिए, उसको मना कर दीजिए, तब वो मना कर देंगे, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो हमेशा नहीं होता है, तो इस वजह से सामान्यतः 3 है। तो साधारण विधेयक में सामान्यतः तीनों होता है, लेकिन धन विधेयक में मित्रों पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसे बार बार देखिए, क्योंकि अलग अलग टॉपिक बना के इनको पढ़ाया जाए बार बार तो अच्छा नहीं है, एक साथ ही आप देख लीजिए, बहुत शानदार चीज़ है ये। और वित्तीय विधेयक प्रकार 1 में बाकी इसमें जो है चारों विकल्प है, समानता 3, चारों विकल्प है, समानता 3। और लेकिन यहाँ पे देखिए मित्रों, इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुमति देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जूम कर दिया है मित्रों, ये संविधान संशोधन में एक इनके ऊपर बाउंडेशन है कि इसमें अनुमति देनी ही पड़ेगी, और यह क्लॉज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 368 में जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समाप्त हो जाती है, यहाँ वीटो शक्ति उनका काम नहीं करता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को आप कॉपी में बना लीजिएगा जरूर। अगला हम लोग पढ़ेंगे निधियों के प्रकार, टाइप ऑफ फंड्स। क्यों पढ़ेंगे आप अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। 3 प्रकार के, भारत सरकार में 3 प्रकार की निधियां हैं। ठीक है, अब निधियां हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, कारण यह है कि अभी हम धन विधेयक, वित्त विधेयक पढ़ेंगे, और उसमें जब तक हमें निधि नहीं पता रहेगी, हम इसका नाम का प्रयोग करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली 3 तरह के जो है राजस्व और ये खर्चों के लिए 3 प्रकार की निधियां जो है चर्चा की गई हैं संविधान में। पहला जो है संचित निधि है, जिसका संबंध 266 आर्टिकल से है। भारत की लोक लेखा एक अकाउंट है जिसका भी संबंध 266 से है। एक है भारत की आकस्मिक निधि, जिसका संबंध 267 से है। तो चलिए एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मित्रों भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका संबंध है आर्टिकल 266 से। जमा की जिन, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें होती है जो भारत की संचित निधि में चीजें, मतलब पैसा कहाँ आता है, कहाँ से, तो जमा की जाने वाला राशि जो संचित निधि में कहाँ से पैसा आता है, तो राजस्व प्राप्ति, ऋण अदायगी, जैसे कोई ऋण लिया था वापस कर रहा है, तो ये इस तरह की चीजें, राजस्व अदायगी मतलब समझते हैं जितने कर वगैरह लगते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, संचित निधि में जाएंगी, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए निकाले जाने वाली राशियां, भारत सरकार के लगभग सभी खर्चे, भाई जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी से तो भारत सरकार खर्चा करता है, तो सभी खर्चे। उसके बाद संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तो भारित व्यय बोलते हैं इसको, मतलब, और भारित व्यय का मतलब एक चीज और जान लीजिए कि ऐसे व्यय पे जो है संसद में मतदान नहीं होता है, मतलब जिससे गतिरोध ना होने पाए। ठीक है, संवैधानिक पदों का मान सम्मान बना रहे, तो ये है भारित व्यय का अर्थ यह है कि जो इसको बोलते हैं कि संचित निधि पे, भारत के संचित निधि पे भारित व्यय, मतलब इनका पैसा यहाँ से आएगा डायरेक्ट, और इनके लिए जो है कोई भी मतदान वगैरह नहीं होता, चर्चा भले कर लो, मतदान नहीं होगा। ठीक है, आगे नोट करके लिखा हुआ है, इसको देखिए, विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान के माध्यम से लेन देन। तो अब विनियोग विधेयक क्या होता है मित्रों, विनियोग विधेयक होता है, ये समझ लीजिए कि धन को अगर आपको निकालना है, इस खाते से, इस फंड से धन को निकालना है या जमा करना है, तो इन दोनों के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, या कभी कभी जो है अनुपूरक अनुदान के माध्यम से भी, सप्लीमेंट्री ग्रांट के माध्यम से भी हम लोग इसमें से पैसे निकालते हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है, विनियोग विधेयक के प्रकार से हम लोग धन विधेयक से भी आशय कर सकते हैं। अगला है भारित व्यय को छोड़कर सभी पर लोकसभा में मतदान जरूरी है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। आगे आते हैं मित्रों, अगला है भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसका संबंधित अनुच्छेद मैंने आपसे बता ही दिया था।
उसके बाद लोक लेखा, तो पब्लिक से समझिए, पब्लिक मतलब जिसमें पब्लिक का पैसा जमा होता है। जैसे बैंक में जमा राशियां कौन कौन जमा करता है, हम आप जमा करते हैं। बचत खाते की राशियां, फिर पीपीएफ, पीपीएफ वगैरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य निधि जमा राशियां, ठीक है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को बोलते हैं भविष्य निधि जमा राशियां, ठीक है, भविष्य निधि जमा राशियां। तो ये हो गया। उसके बाद धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग जो पैसे जमा करेंगे वो भारत के लोक लेखा में जाता है, और लोक लेखा से सरकार को पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और लेकिन जैसे जो राजस्व वगैरह जमा करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है संचित निधि में, और संचित निधि से पैसा निकालते वक्त जरूरत पड़ती है मतदान की, लेकिन भारित व्यय ना हो तो। अगला है मित्रों भारत की आकस्मिकता निधि। इसका संबंध आर्टिकल 267 में है। इसमें कहा गया है कि संसद को एक अधिकार दिया गया है इसके माध्यम से कि वह जो है भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से एक निधि की स्थापना कर सकेगी। 267 संसद को यहाँ सबसे भी प्रश्न बन जाता है किसको, तो संसद को एक राइट देता है, ठीक है, कि आप जो है एक इस नाम से, किस नाम से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हालांकि सबका नाम सी से ही है, कंसोलिडेटेड है, कंटीजेंसी है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट है, तो CFI कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी, ठीक है। और इसका जो है यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, और राष्ट्रपति की तरफ से भारत का वित्त सचिव संचालन करता है। इसकी स्थापना 1950 में ही हो गई थी, लेकिन 2005 में 50 करोड़ राशि से 500 करोड़ कर दी गई थी। और अभी करंट की न्यूज़ है कि 2021 में 30,000 करोड़ करने की जो है बात हो रही है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई आकस्मिक घटना घट गई, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो इन सब घटनाओं में अगर सरकार जो है सत्र मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो वो इंतजार करे, मतदान हो और फिर जाके पैसा मिले सरकार को, तो इतने में तो तबाही ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से सरकार पहले यहाँ से पैसे निकाल के खर्च करती है, और फिर जो है संचित निधि से विनियोग विधेयक के माध्यम से यहाँ से पैसा जो है इसमें कंटिजेंसी फंड में फिर से डाल दिया जाता है, और फिर जरूरत पड़ती है तो निकाला जाता है। आगे आते हैं मित्रों, अब जो है हम पढ़ेंगे धन विधेयक, ठीक है। तो धन विधेयक क्या है, इसका संबंध आर्टिकल 110 से है। इसमें चीजें क्या क्या आती हैं, कर को लगाना या समाप्त करना या परिवर्तित करना या रेगुलेट करना, ठीक है। इन सब से मतलब कर से संबंधित कुछ भी, प्लस माइनस, ठीक है, एकदम हटा ही देना। आगे देखिए, भारत सरकार का धन उधार लेना, ठीक है, भारत सरकार का धन उधार लेने से संबंधित कोई विधेयक हो या उससे कोई संबंधित संशोधन विधेयक हो, तो उसको भी हम लोग किस में गिनेंगे, धन विधेयक में गिनेंगे। आगे देखिए, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना या जमा करना, विनियोग करना और अभिरक्षा प्रावधान, ठीक है। विनियोग करना मतलब वही कि धन विधेयक के माध्यम से या विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालना, जमा करना। अगला देखिए, किसी खर्चे को भारित खर्चा घोषित करना या रकम बढ़ाना, पहले से किसी भारित खर्चे की रकम बढ़ाना या किसी खर्चे को भारित खर्चा घोषित करना। आगे देखिए, और भी चीजें हैं, जैसे राज्यों के लेखों की जांच, ऑडिट ऑफ स्टेट। उसके बाद मित्रों, भारत की संचित निधि या लोक लेखे में कोई धन प्राप्त करना, अगर यहाँ पे कोई धन प्राप्त हो रही है तो भी वह किसके अंतर्गत आएगी, धन विधेयक के अंतर्गत आएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि धन विधेयक के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, किसको नहीं समझा जाएगा। पहली चीज, अगर कोई जुर्माना लगाया जाता है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई फीस ली जाती है तो भी नहीं आएगा। स्थानीय प्राधिकारी मतलब ये जो आपके पंचायत और ये नगर निगम और ये सारी चीजें हैं, या निकाय द्वारा, निकाय मतलब ये जो बॉडी हो गई, ये प्राधिकारी हो गए जो ऑफिशियल्स हैं, किसी स्थानीय प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्रयोजन से मेला हो गया, साफ सफाई हो गया, ये दुनिया भर के लिए प्रयोजन के लिए कोई कर लगाना, हटाना, बढ़ाना, घटाना या विनियमित करना, कुछ भी करना, तो एक ध्यान दीजिए कि जुर्माना जो हो गया,
फीस जो हो गई और स्थानीय प्राधिकारी वाले, ये चीज़ें धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएंगी, याद कर लो। उसके बाद मित्रों, जैसे ये दिखाया गया है कि जो येलो कलर का बड़ा गोला है ये वित्त विधेयक का दायरा है, मतलब कि वित्त विधेयक यहाँ से यहाँ तक है, पूरा वित्त विधेयक है। लेकिन मित्रों यहाँ पे इतना ही एरिया मात्र धन विधेयक क्या है। तो मतलब हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक क्या हो सकते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं मित्रों, और भी चीजें यहाँ पे जैसे समझी जा सकती हैं कि वित्त विधेयक, वही जो मैं आपको दिखाया था कि धन विधेयक वित्त विधेयक अगर अंतर करने के लिए आएगा तो आप कहिएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक दो तरीके से होता है, प्रकार एक और प्रकार दो। प्रकार एक का संबंध 117(1) से है, प्रकार दो का संबंध 117(3) से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसका संबंध 110 से है। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई है कि संचित निधि और ये सारी चीज़ें, करों को लगाना वगैरह, उसके अलावा आप और भी चीज़ें इसमें ऐड करिएगा, जैसे क्या क्या, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ लगेगी। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ भी लगेगी, परंतु यहाँ नहीं लगेगी। संयुक्त बैठक, यहाँ जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यहाँ है। पुनर्विचार यहाँ नहीं लौटा सकते। इस तरह जितने भी आपके ये बना हुआ है चार्ट, में आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ ये, तो इसे आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। तो पुनर्विचार को छोड़ के बाकी सब जगह पुनर्विचार दे सकते हैं, यहाँ संविधान संशोधन को छोड़ के। ठीक है मित्रों, चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, जरूर पूछा जाता है कि लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, हेडिंग हम इसको पढ़ लिए, लोकसभा के विघटन से विधेयक पर पड़ने वाला प्रभाव। तो विधेयक का शुरुआती सदन और विधेयक अभी है कहाँ और विधेयक पर परिणाम क्या होगा, ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। जैसे कोई विधेयक, लोकसभा विघटित हो चुकी है, ये समझ लीजिए, कोई विधेयक जो है लोकसभा ने पारित किया, शुरुआत किया, वर्तमान में राज्यसभा में है, तब ये क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, मतलब विधेयक खराब हो गया, अब दोबारा विधेयक बनाना पड़ेगा। राज्यसभा में है, लोकसभा में अभी राज्यसभा ने पारित किया था, अभी लोकसभा में पहुंचा है, तब भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा ही, जहां जहां लोकसभा मिल रहा है वहां वहां जो है व्यवगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा में था, राज्यसभा में ही पहुंचा रह गया है अभी, तो फिर व्यवगत नहीं होगा, भाई लोकसभा अभी टच ही नहीं किया है। आगे देखिए, जैसे कोरोना टाइप का है इस वक्त, लोकसभा में है, लोकसभा में ही रह गया, तो फिर तो ये आइसोलेट हो गए थे, मतलब अभी भी जो है व्यवगत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा में था, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो अब जो है ये सेफ पहुंच गया, तो व्यवगत नहीं होगा, मतलब जीवित रहेगा अभी भी। अब जो है लोकसभा से निकला था, राज्यसभा ने राष्ट्रपति को भेज दिया, अब जाके इनका वो हो गया लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, तब भी ये व्यवगत नहीं होगा। मतलब अगर दोनों सदन से निकल चुका है तब जो है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, लोकसभा ने पारित किया था, राज्यसभा पहुंचा, दोनों के बीच गतिरोध हो गया और संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई, तो ऐसे में भी व्यवगत नहीं होगा। तो यह भी चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर बना लीजिएगा। अगला टॉपिक है मित्रों, संविधान संशोधन विधेयक। हमने आपको एक विधेयक के चार्ट के माध्यम से कई विधेयकों में आपका जो है साधारण विधेयक, उसके बाद धन विधेयक, उसके बाद वित्त विधेयक प्रकार एक, वित्त विधेयक प्रकार दो और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बातें बताई हैं। और ये ग्राफ अगर आपको, ये टेबल अगर आपको अच्छे से तैयार हो गया मित्रों, तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ आप जो है अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताया गया है। देखिए मित्रों, संविधान में कुछ संशोधन साधारण विधेयकों के माध्यम से भी किया जा सकता है, पर जैसे कि अनुच्छेद 2, 3 और 169,
अनुच्छेद 2, 3 और 169 आर्टिकल जो है विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद के सृजन या उसको समाप्त करना, उसको बोलते हैं उत्सादन। उत्सादन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 169 में है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे आर्टिकल हैं जो साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। तो तकनीकी तौर पर इन्हें संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें ही संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा जो कि अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके आधार पर पारित होते हैं या संशोधित होते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मित्रों दो प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक हम देख सकते हैं पारित होने के आधार पर, यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन से पारित होने के आधार पर? पहला है संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत। आज हम लोग मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुमत के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। और दूसरा प्रकार होता है कि ये पहला वाला तो होगा, इसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन भी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए विशेष बहुमत के बारे में बात करते हैं। विशेष बहुमत के में जो है आपके सदन की कुल संख्या का बहुमत या सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 समर्थन, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही मान्य होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं मित्रों, मान लीजिए पूरे सदस्य जो है 545 हैं और मैं बता दूं कि अभी हमेशा 545 नहीं होते, कभी कभी क्या होता है किसी सांसद का निधन हो गया, ठीक है, या किसी और कारण से जो है उन्होंने त्याग दे दिया या कुछ है तो सीट खाली रह जाती है। तो मैं जो है आज का दिनांक 26 जून 2021 में लोकसभा की साइट से 528 लोकसभा सदस्य मैंने देखा है। हालांकि 545 होते हैं, मैक्सिमम 552 लिखा हुआ है आर्टिकल में, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ देखिए हम आ वाला क्या लिखा था, आ वाले में ये लिखा है ये सदन की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत। और बा में क्या लिखा हुआ है, बा में लिखा हुआ है उपस्थित एवं मतदान करने वाले। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं कि 545 सदस्य हैं, अर्थात जब हम इसका आधा करते हैं तो 272.5 आता है, जिसे 273 लिया जाएगा, एक अधिक लिया जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ देखते हैं 273 वोट अगर पड़ जाता है तो हम उसको मानेंगे पारित हुआ। और यहाँ मान लीजिए उपस्थित सिर्फ 510 हैं, 545 में 510 हैं, उसमें उपस्थित और मतदान कितने कर रहे हैं, 480 कर रहे हैं। 480 का 2/3 कितना होगा, 160 गुणे 2 320, अर्थात प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से 320 आ रहा है, जबकि 273 आ रहा है सदन का बहुमत। तो इस प्रकार ये ज्यादा हो रहा है, मतलब बा वाला ज्यादा हो रहा है। तो यही मान्य किया जाएगा, मतलब 320 वोट मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आ और बा में बा अधिक है, इसलिए बा का माना जाएगा। तो ये विशेष बहुमत जब आपको कहा जाए तो उसका ये अर्थ होता है। दूसरा आते हैं, कुछ ऐसे भी संशोधन होते हैं जिनमें आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। जो संकल्प, उस मामले में एक संकल्प विधानमंडल पारित करेगा और जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उससे एक अधिक। तो यहाँ पे कौन कौन से मामले जो है विधानमंडलों के पास जाते हैं, संघात्मक ढांचे से संबंधित जो उपबंध होंगे वो जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया और संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों से जुड़े प्रावधान, ये जो होते हैं इसमें जो है हमें संघीय ढांचा, यहाँ पे हम ये भी दे सकते हैं कि हमारा संघीय ढांचा मजबूत है, इस प्रावधान से उसको मजबूती प्रदान होती है। तो जहां कहीं हमें संघ के समर्थन में कोई बिंदु लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे उपबंध जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं उसमें अगर संविधान संशोधन करना है तो हमें इसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए होगा। आगे आते हैं मित्रों, कई बार हमने अभी पीछे जो है भारित व्यय लेक्चर में बोला है। तो भारित व्यय का अर्थ है ऐसा व्यय जिस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लोकसभा में, पर उस पे मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं कराया जा सकता। और भारित व्यय होता है संचित निधि पे भारित व्यय, और किसी जैसे जो हमारे संवैधानिक पद वगैरह हैं इनके वेतन भत्ते और प्रलब्धियां जो है दी जाती है इसके अंतर्गत। और जो भारित व्यय नहीं होते हैं,
मतलब शेष व्यय, उन पे चर्चा भी होती है, मतदान भी होता है और मतदान पक्ष में आना चाहिए, वरना जो है खर्च नहीं, मतलब वो धन विधेयक पारित नहीं हो पाएगा फिर, या विनियोग विधेयक। और आगे एक विनियोग विधेयक क्या होता है इसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। और संसद ही इसको संचित निधि पर भारित व्यय भी घोषित करती है, संविधान में भी लिखा हुआ है। तो आगे आते हैं कौन कौन से भारित व्यय हैं, इसे हमें एक बार नज़र दौड़ा लेना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, उसके बाद जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे कितने पदाधिकारी हैं, यहाँ 2 हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यहाँ सभापति उपसभापति। तो मतलब 1 2 3 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, इतने लोगों की तो आपकी समझिए परिलब्धियां, भत्ते और अन्य व्यय। उसके बाद आते हैं उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य। इसके बाद देखिए इनके जो कार्यालय में जितने प्रशासनिक खर्चे हैं, मेज कुर्सी और ये सारी चीज, कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन तक और भत्ते तक, पेंशन तक जो है भारित व्यय होता है। मतलब सिर्फ यही नहीं, कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनका भी व्यय भारित व्यय होता है। उसके बाद जो आगे है मित्रों, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर भारत सरकार पे कोई ऋण भार है जिसको चुकाना है, तो वह भी जो है भारित व्यय होता है, और उस पर जो है संसद में लोकसभा में मतदान नहीं होता है, चर्चा भले हो सकती है। दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है, अगर कोई न्यायालय जो है या कोई ट्रिब्यूनल अधिकरण कोई निर्णय देता है कि फला आदमी को इतना धन देना है सरकार को, या डिक्री किया है, डिक्री मतलब जो फाइनल निर्णय होता है, तो ये भी जो है भारित व्यय रहता है। ध्यान देना न्यायालय, वरना पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा भारित व्यय नहीं होगा। संसद अधिनियम द्वारा जिसे भारित व्यय घोषित कर दे वह भी हो जाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री का वेतन दिख रहा है आपको, मुख्यमंत्री का वेतन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में वो भारित व्यय नहीं होता है। आगे आते हैं मित्रों, एक बार बार टर्म यूज होता है विनियोग विधेयक। तो आखिर है क्या ये विनियोग विधेयक? इसे इंग्लिश में एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। ये होता क्या है, इसका जिक्र अनुच्छेद 114 में है। कह रहा है कि अगर हमें संचित निधि से कोई भी धन प्राप्त करना है, राशि निकालना है, तो वह विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकती है। मतलब कि एप्रोप्रिएशन बिल इज मनी बिल, यह मनी बिल ही है। बस हमें जो है अगर संचित निधि से कोई धन निकालना है तो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। अच्छा, धन निकालना है तो जैसे हम घर में कोई सामान खरीदते हैं तो बताना पड़ता है कितना निकालना है, किस काम के लिए निकालना है, ठीक है, प्रयोजन क्या है, तो इन सब का उल्लेख उसमें रहता है, और यह भी रहता है कि यह भारित व्यय है अथवा नहीं। आगे आते हैं, चूंकि हमने आपको बताया था कि यह सेशन संसद विधि है और इसके अंतर्गत 2-3 वीडियो बनेंगे, तो यहाँ देखिए संसद, इसका सत्र क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है मित्रों, उसके बाद जो है लोकसभा का विघटन क्या है, ये सारी चीज यहाँ देखेंगे। तो अनुच्छेद 85(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जिस समय व स्थान को उचित समझे, 85 में। अच्छा, मैंने जो भाग 5 और 6 के कंपेयर का एक वीडियो बनाया है, उसको शायद मैंने 1-2 वीडियो में यूज़ किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा पीछे जाके, ठीक है। इससे आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा मिल जाएगा, 52 से लेके 151 तो आपको यहाँ मिल जाएगा, और 152 से लेके 237 तक आगे मिल जाएगा। और दोनों का कंपेयर होने से काफ़ी आसानी हो जाती है याद करने में चीज़ों की, तो इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। आगे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, कि जो है प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए बुलाएगा राष्ट्रपति, जो स्थान या समय को उचित समझे उस समय दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए बुलाएगा, और 2 सत्रों के बीच के समय जो है 6 माह से अधिक समय नहीं हो सकता। तो अच्छा, टोटल कितना होता है माह? 12। तो इस प्रकार से कम 2 अधिवेशन तो होने ही चाहिए, 2 सत्र तो बैठने ही चाहिए। आखिर ये सत्र क्या होता है, ये सत्र कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो देखते हैं सत्र क्या है। सत्र होता है मित्रों, जो हम बैठक कर रहे हैं, भाई पहले दिन बैठेंगे और बैठक का अंतिम दिन, इतने जो बीच का समय है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सत्र, ठीक है। प्रथम बैठक से सत्रावसान के समय को क्या बोला जाता है? सत्र बोलते हैं। अच्छा, सत्रावसान हो गया, फिर कुछ दिन बाद नया सत्र शुरू होगा, तो इसके बीच के समय को अवकाश कहा जाता है, रेसेस बोला जाता है। और आमतौर पर साधारणतः जो है 3 बार संसद का सत्र आयोजित होता है। इसको हम लोग BMW से याद कर सकते हैं कि BMW, बी से हो गया बजट, M से हो गया मानसून,
W से हो गया विंटर, मतलब शीतकालीन सत्र। और यहाँ पे 4 3 2 लिखने का औचित्य यह है कि ये 4 माह लगभग, ये 3 माह और ये 2 माह। आप देखिए फरवरी से मई, जुलाई से सितंबर, नवंबर से दिसंबर। तो याद रखने का आसान सा तरीका है BMW। उसके बाद मित्रों लोकसभा, अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है जिसको मैं कई बार बताया होऊंगा कि लोकसभा जैसे कोई नया चुनाव हुआ तो जो पहली बैठक होगी, लोकसभा चुन के आई और जो पहली बैठक है उसमें, और जो है वर्ष के पहले सत्र का प्रथम दिन, इन दोनों दिन में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन देते हैं। दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक जो है आयोजित करते हैं और इस चीज को बोला जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। बात समझिए, वर्ष में पहला, ठीक है, प्रत्येक वर्ष पहला सत्र, मतलब कि बजट सत्र वाले में पहला दिन। उसके बाद हर बार जब निर्वाचन होके लोकसभा, जब नई लोकसभा बनती है तो जो पहला सत्र होगा, उसके बाद एक मित्र टर्म होता है मित्रों लेम डक सत्र। लेम डक मतलब होता है लंगड़ी बतख। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपकी नई लोकसभा तो आ गई, लेकिन उसके बाद भी पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना, तो इसी को लेम डक सत्र बोलते हैं। और जो नहीं चुने जाते दोबारा, भाई कुछ लोग तो लोकसभा सदस्य थे लेकिन दोबारा चुनाव में वो नहीं जीत पाते हैं, तो उन्हें ही लेम डक कह दिया जाता है, लंगड़ा बतख, लंगड़ी बतख। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। अगले लेक्चर के लिए जो टॉपिक होंगे हमारे वो होगा प्रस्ताव, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग लोग जानते होंगे कि प्रस्ताव से प्रश्न आता ही आता है, और मैं हालांकि ये तो सिर्फ दिखाया हूँ कि विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आपको पता होगा, पर मैं काफ़ी जितने प्रस्ताव हैं सब पढ़ाऊँगा। और ये खास करके फिर संसदीय समितियाँ, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति में इस बार यूपीपीसीएस में प्रश्न भी आया था, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों। अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसे जरूर देखिएगा।